आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम लोग इसे क्लास और परमाणु संरचना पर देख चुके हैं। उस क्लास में हमने आपको आहबाउ प्रिंसिपल और साथ ही साथ हुन्स रूल्स के बारे में बताया है। ऐसे बच्चे जिन्होंने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है वो जा कर के उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक्चुअली आजकल हम इस समय जो भी परमाणु के बारे में जान रहे हैं उस परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था रदरफोर्ड। हम समझ रहे हैं कि परमाणु गोल होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन पाया जा रहा है। कोई भी परमाणु जो है वो आपका विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले देने वाला जो था साइंटिस्ट उसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सारा इंफॉर्मेशन जो है अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके आधार पर दिया हुआ है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसके परमाणु के बारे में जो इसने विशेषताएं बताई हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जानना भी ज़रूरी है आपको कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन परमाणु के बारे में है एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसने दिया हुआ है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप लिख सकते हैं। ये मॉडल जो है ये मॉडल दिया गया है 1911 में, 1911 में। तो पहली लाइन यही होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में दिया गया है और इस मॉडल की विशेषताएं निम्न हैं। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज गिवन बिलो, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ इसके 5 पॉइंट्स पर ये पूरा मॉडल है। अगर हम इन 5 पॉइंट्स को समझते हैं, जानते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके मॉडल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली बात जो इसने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, हम पॉइंट वाइज देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट इसने बताया हुआ है अपने परमाणु मॉडल में, वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई परमाणु जो होता है, परमाणु जो होगा वो कैसा होगा, परमाणु जो होगा वो होगा आपका गोलाकार, गोलाकार होगा ऐसा। यानी इंग्लिश अगर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर होगा, गोलाकार होगा। साथ ही साथ परमाणु कैसा होगा, परमाणु जो होगा सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूट होगा, माइन्यूट। तो ये अगला फीचर है। और तीसरा कह रहा है कोई भी परमाणु अगर है तो वो क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा, विद्युत उदासीन। अगला जो होगा खास फीचर वो क्या होगा, वो कह रहा है कि अगली बात जो होगी वो होगी विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब न्यूट्रल। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो हम कह सकते हैं कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। नोट भी करते रहेंगे कॉपी पेन पर, कॉपी पे नोट करते रहें तो आपको आसानी रहेगा। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो एटम्स आर सर्कुलर, माइन्यूट एंड न्यूट्रल इन नेचर। आगे बढ़ा लेंगे, अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो न्यूट्रल इन नेचर, ऐसा लिख लेंगे इंग्लिश वाले। हिंदी वाले ठीक है कि परमाणु गोलाकार सूक्ष्म विद्युत उदासीन होते हैं। इंग्लिश लिख रहे हैं तो होते हैं, ऐसा ऐसा। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, दूसरा पॉइंट इसने बताया कि भाई परमाणु के 2 भाग अभी हम जान रहे हैं, तो परमाणु में 2 भाग होते हैं, ये बात भी रदरफोर्ड बता रहा है। तो रदरफोर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि परमाणु जो है, परमाणु 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं ऐसा। देयर आर 2 पार्ट्स इन अ एटम। कौन कौन सा भाई, पहला पार्ट कौन होगा, जिसमें नाभिक कहलाएगा और उसमें उसका सारा धनावेश होगा। तो जो पहला पार्ट होगा परमाणु का उसे हम कहते हैं नाभिक। और दूसरा भाग क्या है, नाभिक के बाहर का क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो ये 2 भाग बता कौन रहा है, रदरफोर्ड बता रहे हैं। तो जो पहला भाग है वो क्या है, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट लिखेंगे केंद्रीय
भाग जिसमें क्या चीज होगा, जिसमें समस्त क्या चीज, धनावेश उपस्थित होता है, ऐसा उपस्थित होता है, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब, इसका मतलब जहां प्रोटॉन पाया जा रहा है वो समस्त धनावेश है वहां पे। और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा, केंद्रीय भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और दूसरा भाग होगा केंद्रक का वाय भाग कर देते हैं, केंद्रक का वाय भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये इसका दूसरा होगा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया, दो भाग से मिलकर के होते हैं, केंद्रीय भाग जिसमें समस्त धनावेश उपस्थित है, और केंद्रक का वाय भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो अगला पॉइंट ये क्या बता रहे हैं, अगला पॉइंट इनका ये रहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, अगला पॉइंट देखिए इनका, अगला पॉइंट है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये अगला पॉइंट, गति करते हैं, ऐसा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, ऐसा लिख सकते हैं कि एटम में जो होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर दो पॉइंट और इसके हैं, दो पॉइंट के बाद ये मॉडल जो होगा नहीं वह खत्म हो जाता है, मतलब दो पॉइंट और इसकी विशेषताएं हैं, और वो पॉइंट है चौथा पॉइंट देख लीजिए क्या है। चौथा पॉइंट वास्तव में पहले पॉइंट को ही डिफाइन करेगा। जैसे देखिए यहां लिखा है विद्युत उदासीन होता है, तो परमाणु विद्युत उदासीन क्यों है, इस बात को ही चौथे पॉइंट में बताया जाएगा। तो क्या बताया जाएगा कि भाई परमाणु में जितना धनावेश होगा, मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही ऋणावेश होगा, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इस कारण क्या होगा, परमाणु जो है आपका वो विद्युत उदासीन होगा। तो जो अगला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं वो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिस कारण, यही तो रीजन है, जिस कारण परमाणु उदासीन होते हैं, जिस कारण परमाणु उदासीन होते हैं। तो ये इसका चौथा पॉइंट है।
तो चौथा पॉइंट भी आसान है। चौथा पॉइंट पहले पॉइंट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, क्या रीज़न है वो दे रहा है। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, पांचवा पॉइंट इस मॉडल का। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है, ये लास्ट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो है ये बताएगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए नाभिक था और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ऐसे, तो ये बता रहा है कि भाई ये जो नाभिक है ये इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल आरोपित करेगा। क्यों करेगा भाई? देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा ऐसा। लेकिन इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक में नहीं गिरता है। तो इसका रीजन बताया इसने क्यों नहीं गिरता है। तो ये कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और अगर कोई कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसमें उत्पन्न होता है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल ऐसा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करता है, जो आकर्षण बल है उसको बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में नहीं गिरता है। तो अगला पॉइंट इसी पर बेस्ड है। अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या हो सकता है, बहुत याद नहीं रटना नहीं है, बस समझें पॉइंट को, तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि नाभिक जो होगा, नाभिक परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल आरोपित करता है। आकर्षण बल आरोपित करता है, आकर्षण बल आरोपित करता है, किंतु इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ पर गति करने के कारण इसमें अपकेंद्र बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है जो इसके आकर्षण बल को संतुलित कर लेता है, जो इसके आकर्षण बल को संतुलित कर लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। नाभिक में नहीं गिरता है। बस, तो अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं गिरता है, हो गया ऐसा। तो आप इस पॉइंट को भी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका पांचवा पॉइंट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा मॉडल इन्हीं 5 पॉइंट पर बेस्ड है। अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो आप इसको आसानी से पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं। अब जो इसमें देखते हैं कमियां भी पूछता है, कहता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताएं तथा इसकी कमियां भी लिखें। कमियां कहने का मतलब है किन बातों को रदरफोर्ड ने बता नहीं पाया, किन बातों की उसने व्याख्या नहीं कर पाई, कौन से ऐसी बातें थी जो अभी भी दिमाग में रह गई कि भाई ये कैसे है, तो वही उसकी कमी है।
या देखते हैं अगला जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो अगला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं इसमें, नेक्स्ट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और भी अपने फ्रेंड्स को बताएं। हम इस पर लगातार जो है आपको देते रहेंगे वीडियोस, और आप इस पर जो है पूरा सिलेबस आपका हम ख़त्म कर देंगे, कोशिश हमारी यही रहती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग आप दीजिएगा, दीजिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉबैक्स कहते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ, इंग्लिश जो आप लिख रहे हैं अगर, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये हम देखने जा रहे हैं कि इसके इस मॉडल में क्या क्या कमियां जो हैं वो रह गई हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें आ रही हैं समझ में। मुख्य रूप से 2 कमियां हैं, उन 2 कमियों को हम डिस्कस कर ले रहे हैं पहले, और उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। देखिए पहली कमी क्या है, पहली कमी ये है, रदरफोर्ड बता रहा है कि भाई ये आपका केंद्रक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ऐसा अगर कोई भी चीज़ वृत्ताकार पथ पर मूव कर रही है, कोई भी चीज़ गतिमान है, तो उसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। भाई कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी तो होगी। तो ऐसा स्थिति एक बार आना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस में चला जाए। भाई मान लो आज यहाँ घूम रहा है, ऊर्जा में कमी आएगी तो यहाँ घूमेगा ऐसे, और ऊर्जा में कमी आएगी तो यहाँ घूमेगा, और एक बार ऐसा आएगा कि इस अट्रैक्शन फोर्स के नाते इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा। तो ये नाभिक में क्यों नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी क्यों नहीं आ रही है, इस बात को रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो पहली कमी ये बताया। अच्छा, दूसरी कमी क्या थी? दूसरा कमी ये था कि भाई साइंटिस्टों ने कहा, अब देखिए हम ये सेल बना लेते हैं, ये मान लीजिए सेल है, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और लगातार कमी हो रही है, तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो आपका 5वें कक्ष में है, 5वें सेल में है, तो उसके इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, फिर कमी होगी, फिर कमी होगी, फिर कमी होगी, ऐसे होगा। और अगर कोई चौथे में है तो उसकी ऊर्जा में भी कमी होगी, तो यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में है तो ऊर्जा में कमी होकर के यहाँ पहुँचना चाहिए। तो जब भी उसका स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन वास्तव में स्पेक्ट्रम जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो अपने से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है उसको लेकर के अगर स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसी बात को जो है ये बताएंगे। देखिए क्या क्या बता रहे हैं। जो पहला पॉइंट इनका है, फर्स्ट पॉइंट, इन्हीं 2 बातों को ही लिखा जाएगा। देखिए पहला पॉइंट लिखने हम लोग जा रहे हैं कि ये परमाणु मॉडल, यानी इस परमाणु मॉडल की सहायता से परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अस्थायित्व का मतलब वही कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ रहा है। मतलब अस्थायित्व का मतलब है कि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी क्यों है। तो अस्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। और जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने बताया है कि परमाणु
परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, परमाणु के ऊर्जा कर देते, परमाणु के ऊर्जा में उत्सर्जन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के उत्सर्जन के सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। ये दो भी मेन पॉइंट्स थे जिनके नाते जो है इस परमाणु मॉडल में थोड़ी सी कमी रह गई है। अगला जो हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, उसमें इन दो कमियों को दूर किया जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर के लिए हम ये देख रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।